नमस्कार दर्शकों, मैं स्वाति स्वागत करती हूं आपका आज हमारे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। आज हम बात करेंगे कोविड-19 एवं शल्य चिकित्सा के बारे में। दर्शकों, एक सूक्ष्म जीव ने, एक अदृश्य जीव ने हमारे जीवन को बिल्कुल उथल पुथल करके रख दिया था और लॉकडाउन के दौरान आम जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था। लॉकडाउन के दौरान या कोरोना टाइम में हम देख सकते थे कि कोई भी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा था, सिर्फ कुछ बीमारियों का इलाज हो रहा था और वो हम यूँ कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना का इलाज हो रहा था। ऐसे में शल्य चिकित्सा बिल्कुल बंद सी हो गई थी। लेकिन अब जबकि कोरोना ने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी की है, तो अब शल्य चिकित्सा ने अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ की है। आइए हम जानते हैं सर्जन से कि अभी इस परिस्थिति में जब शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी जब हो रही है, तो शल्य चिकित्सक किन बातों का ध्यान रखते हैं, अपने सुरक्षा मानकों को कैसे तय करते हैं और किस तरह के पेशेंट को प्राथमिकता देते हैं। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार विक्रम, जो SKMCH मुजफ्फरपुर के सर्जन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में शल्य चिकित्सा कैसे की जा रही है। मैम, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब कोरोना अपने चरम पे था, जिस दौरान लॉकडाउन चल रहा था, उस दरमियान हम लोगों ने भी इलेक्टिव सर्जरी, जिस सर्जरी को हम लोग थोड़े दिनों के लिए टाल सकते हैं, जिसमें हमारे पास वक्त होता है, ऐसी सर्जरी करना हम लोगों ने पूर्णतः बंद कर दिया था। सिर्फ जो इमरजेंसी और अर्जेंसी सर्जरी थी, जिसमें हम वक्त नहीं ले सकते हैं, जिसमें पेशेंट को एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर तत्काल सर्जरी की ज़रूरत है, सिर्फ वैसे सर्जरी ही हम लोग कर रहे थे। और बाकी पेशेंट्स को हम लोग कोशिश कर रहे थे कि दवाइयों से उनकी जो समस्या है उसका निदान हो और हम कुछ वक्त ले सकें, 2 महीने 3 महीने का, जिसमें लगे कि जब अब कोरोना कम हो रहा है, हम लोग सुरक्षात्मक तरीके से लोगों का इलाज कर सकते हैं, तब उसकी सर्जरी करें। इसलिए इस दरमियान जो भी पूर्णतः लॉकडाउन में हमने सिर्फ इमरजेंसी और अर्जेंट सर्जरी ही की है। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब कोरोना समय में बिल्कुल ही सर्जरी बंद थी, तो अब जब काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हैं, तो आप उनके लिए सुरक्षा मानक यानी कि सर्जिकल सेफ्टी कैसे रखते हैं? मैम, सबसे पहली बात है, जब पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं तो जो रूटीन सर्जरीज पहले होती थी या अभी हो रही हैं, तो हम लोग रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराते थे कि खून जांचों में हीमोग्लोबिन कितना है पेशेंट का, पेशेंट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई किडनी और लीवर की कोई बीमारी तो नहीं है। अब इस कोरोना के बाद क्या हुआ है, इसके साथ साथ एक कोरोना की जाँच भी हम लोगों के लिए जुड़ गई है, जो पेशेंट के लिए बिल्कुल दुखदाई है। चूँकि पेशेंट हमारे यहाँ, हमारा जो तबका है, इतने पैसे वाले नहीं होते हैं जहाँ हम उनको एक नया टेस्ट उनके ऊपर हम डालें, बट ये हमारी मजबूरी है, हमारी सेफ्टी के लिए भी, पेशेंट्स के सेफ्टी के लिए भी और बाकी पेशेंट्स जो अस्पताल में हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी, कि हम कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से हर पेशेंट्स में करें। तो एक टेस्ट ये बढ़ गया है। अब हम क्या करते हैं, पेशेंट का रूटीन टेस्ट करा लेते हैं, पेशेंट को एडमिट करते हैं और एडमिट करने के बाद हम लोग कोरोना टेस्ट RT-PCR के लिए भेज देते हैं, जिसका रिपोर्ट हमें तकरीबन 24 घंटे में मिल जाता है। ये रिपोर्ट आने के बाद हमें जब पता है कि अब पेशेंट निगेटिव है, तो हम उसका सर्जरी कर सकते हैं। अगर निकल आया कि इसमें कोई पेशेंट पॉजिटिव है, तो फिर पूर्ण सुरक्षा लेके पेशेंट को आइसोलेशन में रख के, पेशेंट के फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए कि ऑपरेशन के बाद और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, पेशेंट में सांस की तकलीफ ना हो जाए, पेशेंट की इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर है तो इम्यूनिटी बूस्टअप करें। तो ये सारी चीज़ों को, इन मानकों को देखते हुए हम सर्जरी कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी हम सर्जरी कर रहे होते हैं, तो एक दिन के OT में जो प्लान सर्जरी होती हैं, तो 5, 6, 8 सर्जरी पोस्टेड होती हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सर्जरी की संख्या को कम करें, ताकि 2 सर्जरी के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप हो, OT की प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्शन हो जाए, जो सामान यूज हुआ है, जो OT में जो सारी चीज़ें हैं, उनका प्रॉपर वे में एक टाइम मिल जाता है जिसमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन हम कर पाते हैं। एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरा है कि हम चाहते हैं कि पेशेंट्स के रिलेटिव कम से कम तादाद में अस्पताल में हो, ताकि कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, कितना संक्रमण हो रहा है, वो मिनिमाइज किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। जो एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं कि किसी पेशेंट में हम लोग पहले जो जनरल एनेस्थीसिया देते थे, पूर्ण रूप से बेहोश करते थे, उसमें क्या होता है कि मुंह से हम लोग ट्यूब डालते हैं और पूर्ण बेहोश करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि वो ना करें। अगर नीचे के नाभि के नीचे का ऑपरेशन है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं, जो ओरिजिनल एनेस्थीसिया है, कि नीचे का पार्ट सिर्फ बेहोश हो रहा है उतना काम करें।
कोई हाथ की सर्जरी है तो हम लोग ये करते हैं कि ब्रैकियल ब्लॉक बोलते हैं उसको, ब्रैकियल ब्लॉक लगा लें कि सिर्फ हाथ बेहोश हो, पूरा का पूरा पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि पेशेंट को अगर हम पूरा बेहोश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स जो बेहोश कर रहे हैं, जो स्टाफ हैं जो काम कर रहे हैं ओटी में, अगर पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है, जो तत्काल सर्जरी हम कर रहे हैं उसमें कोई स्टेटस नहीं पता है पेशेंट का क्या है, तो उसमें कम से कम लोग संक्रमित हों अगर कोई होता भी है तो। सर यही मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा कि अगर अभी कोरोना टाइम है जहाँ हमें सैनिटेशन और हाइजीन पे बहुत ध्यान देना है, तो जैसे 2 पेशेंट हैं तो 2 पेशेंट के बीच का गैप क्या रखते हैं, और अभी तो चूँकि चैलेंजेस ज़्यादा हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या सुविधा का ध्यान रखते हैं कि उनके पर्सनल हाइजीन का और सैनिटेशन का कैसे ख्याल रखते हैं? मैम, पेशेंट के पर्सनल हाइजीन की हम बात करें तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि पेशेंट का बिल्कुल आना जाना ना हो अस्पताल में। एक बार आ जाए पेशेंट तो सर्जरी करा के पूर्ण रूप में ठीक होकर ही जाए। ऐसा ना हो कि पेशेंट आए और फिर हम जांच करके घर भेज दें और फिर दोबारा आए, तो इस बीच में संक्रमण होने के चांस होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि रूटीन जाँच करने के बाद हम लोग पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं और एडमिशन के बाद हम लोग कोरोना की जाँच करते हैं, सबसे पहला चीज़। दूसरा है, जब भी हम 2 पेशेंट के बीच में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हम एटलीस्ट 1 घंटे का डिस्टेंस टाइम रखते हैं बीच में। टाइम सेपरेशन मिनिमम 1 आवर होता है ताकि हम ओटी पूर्ण रूप में तैयार कर लें, जो हमारे स्टाफ है वो पूर्ण रूप में तैयार हों। हम जो पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं बिल्कुल और बिल्कुल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स में हम लोग पीपीई किट के साथ हम लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो पीपीई किट का डिस्पोजल भी उतना ही ज़रूरत है कि हमने उसको यूज कर लिया, लेकिन फेंकोगे कहाँ? तो फेंकने के लिए जब हमने उसको यूज कर लिया तो उसका डॉनिंग और डॉफिंग हम बोलते हैं, जिसको पहनना और उतारना बोलते हैं, उसका एक नियमित क्रम है जिस क्रम में हम लोग उसको पहनते हैं और उस नियमित क्रम में उतारते हैं। उतारने के बाद हमारे रेड बैग्स होते हैं जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट से डिनोट किया हुआ है कि इस रेड बैग्स में ही फेंकना है आप उनको, तो हम लोग उनको रेड बैग्स में डालते हैं, उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड से ट्रीट करते हैं। और वेस्ट डिस्पोजेबल जो हमारे शहर में है, हम लोग वेस्ट डिस्पोजेबल वाले लोग आके उसको ले जाते हैं और सुरक्षित तरीके से उसका डिस्पोजल किया जाता है। तो ये ज़रूरत है। दूसरी ज़रूरत है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका जो ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट के बाद बिल्कुल हम ख्याल रखते हैं कि पेशेंट्स का सैचुरेशन तो नहीं कम हो रहा है, पेशेंट्स की और कोई समस्या तो कोविड रिलेटेड नहीं हो रही है, पेशेंट को कोई डायरिया तो नहीं हो रहा है, पेशेंट्स की जो श्वास, हम कई बार बोलते हैं कि स्मेल की शक्ति चली जाती है, जो हमें टेस्ट होता है वो चला जाता है, तो उसका बिल्कुल ध्यान रखते हैं। सुबह शाम पेशेंट से पूछा जाता है कि भाई ये सारी चीज़ें तो आपको नहीं हो रही हैं, और अगर ऐसी ये सारी चीज़ें आपको होती हैं तो तत्काल हमें इन्फॉर्म करें ताकि पता हो कि हम उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर सकें। ओटी के दरमियान बिल्कुल हम लोग मिनिमम स्टाफ पे काम करना चाहते हैं। पहले होता था कि एक सर्जरी है तो 5, 6, 8 स्टाफ मिलकर काम कर रहे हैं। अभी होता है कि जितना मिनिमम में हम लोग काम कर सकें, 3 स्टाफ ही हो, एक डॉक्टर हो, एक एनेस्थेसिस्ट हो, 1 या 2 सिस्टर्स हों, इतने पे ही काम करें ताकि अगर संक्रमण हो तो कम से कम लोगों में हो, या क्या पता हम लोगों में से ही कोई संक्रमित हो तो हम अगर पेशेंट को फैलाएं तो जितने कम लोग होंगे उतना संक्रमण जाने की संभावना कम होगी। तो आपने देखा कि हमें आसान दिखती है सर्जरी, पर अभी कोरोना में कितना ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं डॉक्टर। इवन कि जो हम डिस्पोज कर रहे हैं वो भी हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, रेड बैग्स में कर रहे हैं। तो सर अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को और ये जानना चाहते हैं कि सर्जरी कितने प्रकार की होती है? मैम, सर्जरी तो पहले भी 3-4 प्रकार की होती थी, बट इस कोरोना काल ने सर्जरी को बिल्कुल डिफ़ाइन कर दिया, जिसमें हम देखें कि किस पेशेंट का सर्जरी करना तत्काल ज़रूरी है और किस पेशेंट में हम टाइम ले सकते हैं, ताकि अभी पूरी तरह से कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, हम टाइम ले सकें और प्रॉपर जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनकी सर्जरी कर सकें। तो सबसे पहले इमरजेंसी सर्जरी है मैम, जिसमें हम तत्काल सर्जरी की ज़रूरत है, विदिन 1 घंटे में 1 घंटे में सर्जरी की ज़रूरत है। जैसे सपोज दैट कोई आरटी एक्सीडेंट हो गया और पेशेंट आया, ब्लीडिंग हो रही है, किसी का स्प्लीन फट गया, किसी का लीवर फट गया, किसी की आंत फट गई, तो बिल्कुल ऐसे कंडीशन में जहां हम अगर ब्लड ना रोकें तो पेशेंट को हम नहीं बचा पाएंगे। ऐसी सर्जरी को हम इमरजेंसी सर्जरी बोलते हैं और इसमें हम पेशेंट का कोरोना स्टेटस बिल्कुल नहीं देखते हैं। हम बिल्कुल पेशेंट को तत्काल सर्जरी के लिए लेते हैं ताकि पहले जान बचाई जा सके, बाकी चीज़ों का निदान तो बाद में होगा। अगर कोई डिलीवरी वाली पेशेंट आई जिसको सिजेरियन की ज़रूरत है, उसमें बिल्कुल तत्काल सर्जरी की ज़रूरत है। उनको नहीं पता है कि पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जान की कीमत सबसे ज़्यादा है, एक बार जान बच जाएगी तो फिर कोरोना का इलाज भी हो ही जाएगा। अब ये इमरजेंसी सर्जरी है जो हम 1 घंटे के अंदर करना है। एक अर्जेंसी सर्जरी होगी, सपोज दैट कोई पेशेंट आया और उसकी आंत फटी हुई है,
ठीक है, आंत फटी हुई है, सेप्सिस तो है, लेकिन हम उसमें टाइम ले सकते हैं, 12 घंटा, 14 घंटा, 20 घंटा पेशेंट प्रिपेयर करें, डिहाइड्रेशन को ठीक करें और फिर सर्जरी करें। दूसरा है पेशेंट आर्टरी एक्सीडेंट था, एक तो हमने बोला कि स्प्लीन टूट गया है, लीवर फट गया है, उसमें तो खून जा रहा है, पेशेंट को बचाना है। दूसरा है कि पेशेंट की कोई हड्डी टूट गई है, चलो हड्डी टूट गई है तो ये ठीक है, इमरजेंसी नहीं है, तो अर्जेंसी है, हमारा काम है कि हम पेशेंट को स्टेबलाइज करें, स्टेबलाइज करने के बाद सर्जरी करें। तो ऐसी सर्जरी में हम पेशेंट का टाइम ले लिया कि चलो हम 24 घंटे के अंदर कर रहे हैं, 48 घंटे में कर रहे हैं। तीसरे तरह की सर्जरी है जिसमें हम देखते हैं कि हम 1-2 महीने का टाइम ले लें, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्टिव, इमरजेंसी इलेक्टिव बोल सकते हैं, जिसमें हम 1 महीने का भी वक्त ले लेते हैं कि चलो पेशेंट को ज़रूरत तो है, कोलीलिथियासिस है, गॉल ब्लैडर में पत्थर है, आज बहुत दर्द में पेशेंट आया है, बिल्कुल गाइडलाइन है, टोक्यो क्राइटेरिया है जिसमें हम 72 घंटे के अंदर सर्जरी करते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट्स में हम दवा दे दें तो हम इसको 4-6 हफ्ते टाल सकते हैं, दवा से दर्द कम हो गया एक बार तो 6 हफ्ते बाद भी सर्जरी कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग कोशिश करते हैं कि टाइम लें, क्या पता इस बीच में कोरोना ख़त्म हो जाए, वैक्सीन आ जाए, सब लोग इसी उम्मीद में बैठा है कि सब फटाफट ये चीज़ें ठीक हो और सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तीसरी तरह की सर्जरी तो हमारी इमरजेंसी इलेक्टिव होगी। चौथी सर्जरी हमारी बिल्कुल एक्टिव सर्जरी है जिसमें हम 3 महीने तक का वक्त ले सकते हैं। हमें पता है कि पेशेंट को प्रोस्टेट है, प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम हो रहा है, पेशाब की समस्या हो रही है, लेकिन हम उसको दवा से कम कर सकते हैं, कैथेटर लगा सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि उसको हम 3 महीने 4 महीने बाद आप सर्जरी कराएं। तो ऐसे सर्जरी में हम कोशिश बिल्कुल करते हैं पेशेंट को कि टाइम लें, क्योंकि जब अस्पताल में पेशेंट आता है तो बिल्कुल यहाँ पे कई एक पेशेंट होते हैं, बहुत सारे रिलेटिव आ रहे होते हैं, कई सारे पेशेंट दिखाने आ रहे होते हैं, तो पेशेंट्स को भी उतना ही खतरा होता है कि वो दूसरों से संक्रमित हो सकते हैं। तो जितना कम उनका कांटेक्ट होगा, जितने कम लोग आएंगे, उतना लोगों में संक्रमण कम फैलेगा। तो इसका हम लोग प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं। जैसा अभी आपने कहा कि इलेक्टिव सर्जरी, इलेक्टिव इमरजेंसी सर्जरी, तो हमारे दर्शकों को इलेक्टिव सर्जरी के बारे में बताइए और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इलेक्टिव सर्जरी सेफ है? हाँ मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इलेक्टिव सर्जरी मैंने जैसे बोला कि प्रोस्टेट की समस्या है, बुजुर्ग लोग हैं, हम आज देख रहे हैं कोरोना में बुजुर्ग लोगों में सबसे ज़्यादा हो रहा है, उनके मरने की संख्या भी सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी है। तो बिल्कुल ऐसे लोगों में हम चाहेंगे कि इलेक्टिव सर्जरी है, जैसे प्रोस्टेट है, बिल्कुल कुछ समय के बाद करें। जैसे हमें पता चल गया कि किसी को पेशेंट को यूट्रस में फाइब्रॉयड है, तो यूट्रस में फाइब्रॉयड है तो अगर पेशेंट को बहुत समस्या उसकी ज़्यादा नहीं है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, सिर्फ पेन है, तो हम लोग कोशिश करें कि पहले उसको दवाइयों से कम करें, टाइम लें पेशेंट का कि भाई हम आपको 3 महीने 4 महीने दवाइयों पे रखेंगे और ये अगर समस्या कम होती है कोविड की, उसके बाद हम ऑपरेशन कराएं। ऐसी समस्या जैसे हर्निया की सर्जरी है, हर्निया है, हमें पता है कि हर्निया है और हर्निया छोटा है, हर्नियल ओरिफिस छोटा है, जहां हमें पता है कि आते आके इसमें नहीं फंसेंगी, बिल्कुल उन पेशेंट को हम लोग काउंसिल करते हैं कि आप इलेक्टिव सर्जरी के लिए 3-4-5 महीने के बाद वक्त लेके आएँ। जब तक ये कोरोना है तब तक इस सर्जरी को हो सकता है तो टालें। हमें पता है कि किडनी में स्टोन है और पेशेंट को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, ज़्यादा दर्द नहीं है, स्टोन 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, तकलीफ़ हो रही है, ऑपरेटिव पेशेंट है, लेकिन अगर दर्द ना है और बाकी समस्याएं ना हो रही है तो ये इलेक्टिव सर्जरी है। और हम चाहेंगे कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारी कम्युनिटी है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे पेशेंट्स को हम लोग टाइम दें कि आप थोड़ा वक्त लें, दवाइयों के साथ चलें और जब ये समस्या कोरोना का ख़त्म हो, संक्रमण ख़त्म हो, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, तब इस सर्जरी के लिए आएँ। यही मैम इलेक्टिव सर्जरी है। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने बहुत अच्छे से बताया हमें इलेक्टिव सर्जरी के बारे में। हम ये जानना चाहते हैं कि चूँकि कोरोना है तो कई बार ये देखा जा रहा है कि हमें एहतियात भी रखना है, पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें सर्जरी अनिवार्य हो जाती हैं। जी मैम। तो हम उन बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं जिनमें सर्जरी अनिवार्य हो जाती है, जिसको टाला नहीं जा सकता। मैम, बीमारियों की जैसे मैंने बात करी तो सबसे पहले मैंने बोला कि इमरजेंसी सर्जरी, जहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ब्लीडिंग हो रही है, या पेशेंट प्रेग्नेंट है, पेशेंट नहीं एक महिला प्रेग्नेंट है और उसको इमरजेंसी तत्काल सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत है, ये तो इमरजेंसी सर्जरी है जिनको हम टाल नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी सर्जरीज़ जिसके बारे में जैसे लगे कि पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन है और पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है मतलब खून की उल्टियाँ हो रही हैं, या रेक्टल वराइसेज है जहाँ लैट्रिन के रास्ते से, पैखाने के रास्ते से उनको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये ऐसी सर्जरियाँ हैं जिनको हम टाल नहीं सकते हैं। ऐसी सर्जरियाँ तो हमें करनी हैं, क्योंकि हम पहले पेशेंट की जान बचाएं, उसके बाद हम संक्रमण के बारे में सोचेंगे। तो इन सर्जरियों को हमें करना पड़ रहा है और हमें करना है।
हमारी कम्युनिटी इसके लिए बिल्कुल तत्पर है। हम लोग SKM मेडिकल कॉलेज में भी हर तरह से हम लोग सर्जरी कर रहे हैं और पूरे सारे विभाग के डॉक्टर्स इसमें लगे हुए हैं। जिन विभाग की ज़रूरत होती है, अगर पेशेंट कोरोना पॉजिटिव भी है और उसको इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है तो हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर करते हैं, उनको बिल्कुल आइसोलेशन में रखते हैं। हमारे एनेस्थेसिस्ट हैं, हमारी सर्जिकल टीम है, हमारी फिजिशियन टीम है, उस प्रॉपर उनका ध्यान रखती है कि उनमें सर्जरी के बाद भी कोरोना के लक्षण अगर आ रहे हैं, श्वास की तकलीफ़ हो रही है तो उनको हम हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रखें, सैचुरेशन कम हो रहा है हम लोग बाईपेप दें, ज़्यादा तकलीफ हो रही है हम उनको इंट्यूबेशन पे रखें, वेंटिलेटर पे रखें और हर तरह की सुविधा उनको दी जाए जिससे कि हम पेशेंट का सर्जरी भी कर सकें और पेशेंट को बचा भी सकें और लोगों के बीच संक्रमण भी ना फैले। हमें हेल्थ स्टाफ का भी सुरक्षा रखना है और बाकी जो पेशेंट्स हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। जैसा अभी आपने कहा कि सर्जरी के दौरान आप इतना ख्याल रखते हैं पेशेंट का कि वो संक्रमित ना हो और आपके हेल्थ स्टाफ भी जो है वो भी संक्रमित ना हो। जी जी। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी विषम परिस्थिति में जहाँ एक तो सर्जरी कम हो रही है लेकिन पेशेंट ज़्यादा है जी। तो वैसी परिस्थिति में अगर कोई पेशेंट जिसकी सर्जरी हो गई है और उसके बाद वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है तो वैसे पेशेंट्स के लिए आप क्या करते हैं? मैम कई बार होता है कि हमने कोरोना का जांच कर लिया और कोरोना पॉजिटिव नहीं था, पेशेंट पहले से ही नेगेटिव था, हमने कोरोना की सर्जरी कर ली, पेशेंट्स हमारे वार्ड में हैं। सबसे पहली बात तो हम वार्ड में पेशेंट रख नहीं रहे हैं, सिंगल आइसोलेशन रूम रखा है, हर रूम एक रूम में एक ही पेशेंट रहेगा, हमने बिल्कुल इस सुविधा का ध्यान रखा हुआ है। तो अगर इस सब करने के बाद भी अगर पेशेंट में कोरोना का संक्रमण दिखता है, उसको लगता है कि सांस की तकलीफ शुरू हो गई या कोरोना का कोई भी लक्षण है, पोस्ट ऑपरेटिव फीवर आना शुरू हुआ है, हम लोग बिल्कुल तत्काल दोबारा टेस्ट करते हैं और पेशेंट का सैचुरेशन हम लोग मापते रहते हैं। जैसे ही लगा के सैचुरेशन कम हो रहा है जो मैंने आपको बताया तो हम लोग बिल्कुल ऑक्सीजन सपोर्ट देना शुरू करते हैं पेशेंट का और लगा कि पेशेंट का सैचुरेशन 90 से कम हो रहा है और तकलीफ़ है पेशेंट को, बाईपैप हम लोग पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोलते हैं, पॉजिटिव पैप पर हम लोग रख रहे होते हैं उनको पेशेंट्स को। उसके बाद भी अगर तकलीफ है तो बिल्कुल हम लोग चाहेंगे कि पेशेंट को आइसोलेशन में शिफ्ट करें, उनको वेंटिलेशन की ज़रूरत है वेंटिलेशन करें। अगर हाथ पे या पैर की सर्जरी है जिसमें हम पेशेंट को उल्टा लिटा सकते हैं, क्योंकि उल्टा लिटाने से हमारा वेंटिलेशन अच्छा होता है, तो हम अगर पेट की सर्जरी ना है और हम पेशेंट को उल्टा लिटा सकते हैं, पेट के बल लिटा सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं पेशेंट को पेट के बल लिटाएं और उस हिसाब से पेशेंट का मैनेजमेंट करें जिससे पेशेंट को जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी से जल्दी हम रिकवरी की तरफ लेके आएँ। जी, जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि आप ऑपरेशन से पहले यानी कि सर्जरी से भी पहले और सर्जरी के बाद भी बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा देश बहुत डेंस पॉपुलेशन का है, तो इसमें हम जो पर्सनल और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं कि हमें बहुत ख्याल रखना है कि हम कम से कम लोगों से मिलें, लेकिन चूँकि पॉपुलेशन इतना डेंस है कि हम चाह के भी बहुत हद तक अपने आप को अकेले नहीं रख सकते हैं और हमें निकलना ही है छोटे मोटे काम के लिए। जी जी। तो ऐसी परिस्थिति में हम मास्क यूज़ करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को मास्क के बारे में बताइए कि किस किस तरह के मास्क हैं और कहाँ कहाँ आपको लगाना बिल्कुल अनिवार्य है। मैम अभी की जो हमारी परिस्थितियां हैं, हम बिल्कुल एकांत में अकेले हैं तो हम कोशिश करें कि मास्क ना लगाएं। इसके अलावा हम कभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं, हम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो हमारे परिवार के लोग ना हैं, जिनसे हम पहली दूसरी मुलाकात में मिल रहे हैं, वो कहीं और से आ रहे हैं, हम कहीं और से आ रहे हैं, तो बिल्कुल हम लोग मास्क का प्रयोग करें। इसमें देखने वाली बात है, दो तरह के मास्क है, एक तो हम लोग ट्रिपल लेयर मास्क यूज कर रहे हैं और दूसरा है N95 मास्क यूज कर रहे हैं। मैम ट्रिपल लेयर मास्क का फ़ायदा ये है कि ट्रिपल लेयर मास्क जो है वो 5 माइक्रोन से कम छोटी जो चीज़ें होती हैं उसको नहीं रोक सकता, 5 माइक्रोन के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल रोक लेते हैं। हमारा कोरोना वायरस जो है ये 3 माइक्रोन का होता है बिल्कुल, अगर वो वायरस डायरेक्ट हमारे मास्क में जा रहा हो तो उसको हमारा मास्क नहीं रोक पाएगा। लेकिन कोरोना वायरस अपने आप नहीं चल सकता है, जो एरोसॉल्स होते हैं, जो हम बोल रहे हैं, इसके माध्यम से जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं हवा में, उनके जो कण हैं, उन कणों में उनकी जो साइज होती है वो 10 माइक्रोन की होती है और कोरोना वायरस उन कणों में ही हमारे श्वास के अंदर आता है। तो हमें बिल्कुल मास्क जो हमारा ट्रिपल लेयर मास्क है जो हम यूज कर रहे होते हैं, बिल्कुल वो 99% सुरक्षित है, जिससे कि कोरोना वायरस हमारे नाक और मुंह से अंदर नहीं जा सकता है। रही बात N95 मास्क की, N95 मास्क भी बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें एक परेशानी बिल्कुल ज़रूर है और वो परेशानी है कि चूँकि इसमें रेस्पायरेटर होता है जिसमें हम वापस सांस तो अपना लेते हैं तो वो वेल्व खुल जाता है, जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं वो वेल्व बाहर जाता है, वो सांस हमारी बाहर जा रही होती है। तो जो अगर हम संक्रमित पेशेंट हैं और हमको पता नहीं है हम कोरोना संक्रमित हैं और हम N95 पहन के अगर सोसाइटी में घूम रहे हैं
तो बिल्कुल उसमें लोगों के संक्रमण के चांसेस बिल्कुल बढ़ते हैं। इस पे रिसर्च हो रहा है, कुछ इसके साथ में है कि भाई इससे दूसरे लोगों को हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं, कुछ इसके पक्ष में है कि भाई हम ट्रिपल लेयर मास्क पहनते हैं तो भी तो सांस बाहर जा रही है, उसमें भी बाहर जा रहा है। कोई प्रॉपर कंसेंसस नहीं है मैडम, लेकिन बिल्कुल N95 हर को उपलब्ध नहीं हो सकता है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है हमारे समाज के हर कोई 400 का मास्क खरीद के यूज करे। N95 बिल्कुल हर लोगों के पहुंच में नहीं है। तो जो मास्क ट्रिपल लेयर है बिल्कुल सस्ता सुगम हर जगह उपलब्ध है। ये मास्क सब लोगों को पहनना है और बिल्कुल इसका यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करना है, हमें पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन का उपयोग करना है जिससे कि लोगों को तकलीफ ना हो। बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग गॉगल्स पहने सारे लोग, ताकि ये जो कोरोना वायरस है हमारे आँख नाक मुँह से जा रहा है, मुँह और नाक तो हम लोग मास्क से बचा पा रहे हैं, आँखों को बचाने के लिए बिल्कुल हम गॉगल्स का यूज करें जिससे कि हमारा संक्रमण कम से कम हो और हम इस बीमारी से बिल्कुल लड़ के फटाफट बाहर आएँ। जी, जैसा हमें सर ने बताया कि हमें अपना पर्सनल सैनिटाइजेशन, हाइजीन, मास्क, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। ये तो हुई बाहरी व्यवस्था हमारे शरीर की, लेकिन अब हम बात करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है, वो है हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनोलॉजी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सर जो हमारी एडेप्टिव इम्यूनोलॉजी है, जो हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी है, जो इम्यूनोग्लोबिन्स पे डिपेंड करती है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इम्यूनोग्लोबिन्स किसी कोरोना पेशेंट को अलग से दिया जाता है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। मैम सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है हमारे बॉडी में अडेप्टिव इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जिसमें हमने दुश्मन को पहचान लिया है और जब सामने पहले से ही दिख जाए कि भाई ये दुश्मन है मेरा, तो बॉडी बिल्कुल तैयार होता है अपने। इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे बिल्कुल सैनिक होते हैं जो दुश्मन को देखते ही तैयार हो जाते हैं कि भाई हम इनको अब पकड़ लेना है, इनको मारना है, इनको पटक देना है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन हम लोग इसमें कोरोना में नहीं देते हैं। इसका कारण ये है कि कोरोना वायरस जो है, सबसे पहली बात है कि बिल्कुल IgG, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन से तो इनका काम होता है, बट ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन हम बहुत ज़्यादा मात्रा में आइडेंटिफाई करके और कोरोना स्पेसिफिक हम लोग देना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग प्लाज्मा फेरेसिस, जो आप अभी जान रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, तो ये कोरोना वायरस हमारे बॉडी में ACE जो होता है, एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम है, इसके माध्यम से शरीर में जाता है। इसलिए हम लोग HCQ खा रहे होते हैं, इसके लिए हम प्लाज्मा थेरेपी कर रहे होते हैं, इसके लिए हम रिकॉम्बिनेंट ACE इनहिबिटर दे रहे होते हैं। तो ये लोग जो चीज़ हैं, ये कोरोना हमारे शरीर में आया और उसका प्रसार शरीर में और ना हो, उसका बढ़त ना हो हमारे शरीर में, इसको रोकने के लिए हम लोग प्लाज्मा थेरेपी बिल्कुल कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी के अलावा मैडम हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि आजकल मार्केट में जो हमारी दवाइयाँ हैं, जो रिसर्च हुई हैं पिछले 6 महीने, 8 महीने में, 10 महीने में, वो रेमडेसिविर है, जो RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर है, जो जिससे कि हमारा वायरस बढ़ रहा होता है शरीर में, हम उसको ना बढ़ने देते हैं। तो हम रेमडेसिविर देते हैं, उसकी डोजेस बिल्कुल डिफाइन है किस डोज में देते हैं, वो हम रेमडेसिविर दे रहे होते हैं। या हम लोग अभी टोक्लीजुमैब होता है, नई दवा है टोक्लीजुमैब, जो इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर है। ये हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन 6 और ऐसे जो हमारे बॉडी के ये रोग निरोधी जो तत्व हैं, जो हमारे इस कोरोना वायरस से लड़ रहे होते हैं, उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, उनसे लड़ने की ताकत देते हैं। ये टोक्लीजुमैब हम लोग दे रहे होते हैं, रेमडेसिविर दे रहे होते हैं, प्लाज्मा थेरेपी कर होते हैं। हम डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन किसी को नहीं देते हैं। जी, हमारे साथ थे डॉक्टर विक्रम, जिन्होंने हमें बहुत अहम जानकारी दी है, ड्रग्स के बारे में बताया और कैसे आपको अच्छे से रहना है, सतर्क रहना है, इसके बारे में हमें बताया। दर्शकों, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मानव के अंदर इतनी प्रबल जिज्ञासा है कि वो अपने जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करता है और हर क्षण जीना चाहता है। कठिन समय है, कट जाएगा, कोरोना काल है, टल जाएगा। ज़रूरत है सुरक्षित रहिए, सैनिटाइजेशन का ध्यान दीजिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन C वगैरह लीजिए और जितना हो सके कम से कम बाहर निकलिए, पर्सनल हाइजीन का ख्याल कीजिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।